साहब कोऑपरेटिव में तो खाद किन्ने उधार देना पड़े, किन्ने कहीं देना पड़े, तो वो रिकॉर्ड भी अनकम्प्लीट हो, अनकम्प्लीट रिकॉर्ड ले दो मार फोन, बस ऑडिट करे दो, ऑडिट करे मारे पे 67 लाख रुपया को आरोप लगे दो। 4 तारीख को मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर जारी हो गया और 14 अगस्त 2020 के दिन मेरे पिताजी के खिलाफ 67 लाख रुपए के गबन का मुकदमा सदर थाना निम्बाड़ा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सत्ताधारी नेताओं के दबाव में दर्ज कर लिया गया। अरे एक सेकंड, आपके पिताजी ने बताया कि 2016 में रिटायर्ड किया। हाँ, और आप कह रहे हो मुकदमे को दी हुई है 2020 में। ये कोऑपरेटिव है साहब, इनमें ऐसा नहीं हुए अना के मर्जी वे अना की मर्जी वे तो कर ले ही। सुनो ना, एफआईआर दर्ज कराने के बाद में जब मैं अधिकारियों के पास गया, मैंने कहा साहब कोऑपरेटिव के नियमों के अनुसार उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ जो है, इस अधिकारी को किसी भी कर्मचारी के खिलाफ, समिति के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का या एफआईआर उठाने का, दोनों ही आदेश देने का पावर कोऑपरेटिव के नियमों के अंतर्गत उसको नहीं दिया गया है। मतलब उसके पास शक्तियां है ही नहीं, लेकिन सत्ता के दबाव में उस आदमी ने आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करके और मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर करवा दी। इसमें भी एक पेज फंसाया साहब, उस अधिकारी ने जारी किया आदेश इनकी संपत्ति अटैच करने का, और बैंक के जो तात्कालिक एमडी और ईओ थे उन्होंने उस आदेश का दुरुपयोग करके उसमें अटैचमेंट बिफोर अवार्ड शब्द गायब करके एफआईआर शब्द लिखा और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कराई। जब मैंने उसकी आरटीए में कॉपी निकलवाई, कहा इसमें तो अटैचमेंट बिफोर अवार्ड था, आपने ये एफआईआर कैसे कराई? तो इन्होंने आनंद फानंद में बैक डेट में एक आदेश और जारी करा लिया। यानी आप सुनना, एक ही प्रकरण में एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक ही अधिकारी द्वारा एक ही दिन 2 अलग अलग आशय का आदेश जारी करना। क्यों भाई, एक ही में लिख देता तू एफआईआर करवानी थी। तो कांग्रेस वालों की ये नीयत थी कि इनको अरेस्ट करवाना। बैंक के कुछ जो अधिकारी थे, जिस सिंडिकेट की आप बात कर रहे हो कोऑपरेटिव में, ये सिंडिकेट जो लगा हुआ है उसकी और कांग्रेस की, इन दोनों सिंडिकेट की मिलके और एक साजिश थी कि मेरे पिताजी को अरेस्ट करवाना। और इसमें साहब आपके चैनल पे मैं एक महत्वपूर्ण बात आज पहली बार खुलासा कर रहा हूं, इस सिंडिकेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मिले हुए थे, और वो कार्यकर्ता था चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक का सिटिंग चेयरमैन लक्ष्मण सिंह जी खोर। पुलिस में जो इन्होंने एफआईआर करवाई उसमें मजबूरन सबूतों के अभाव में एफआईआर लगी। 67 लाख का मुकदमा था, 67 रुपए के सबूत पुलिस के सामने नहीं रख पाए। पारसमल जैन ने कहा गबन किया, हाथ वगैरह आरोप लगाया ना साहब, रिकॉर्ड बोल रहा है, कागज देखो आप। क्या गौतम जी के लिए वो आदरणीय नहीं है? क्या गौतम जी उनका स्वागत नहीं करते? अरे भाई, तुम उनका स्वागत करते हो, हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्यों परेशान कर रहे हो यार? अगर दम है तो उनसे करके दिखाओ, खुली बगावत उनकी करो, मत करो उनका स्वागत तो जानू। अभी गौतम जी ने इनके यहाँ पे कार्यक्रम कराया, श्रीचंद जी का नाम लिखा है। अरे श्रीचंद जी से इतनी नफरत है कि राजेश जैन को तल रखा है, मत लगाते श्रीचंद जी का नाम। विरोध करना तो ऐसे करो ना, हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्यों परेशान कर रहे हो? जब मैंने मेरे पिताजी को घर से दूसरी जगह भेजा, उस समय मैंने इनको ये कह के भेजा कि आप अपने बेटे बेटियों पर विश्वास रखना। इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया, लेकिन ये अखबार में नहीं छपवा पाए। पर मैं आपको आज कह रहा हूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मरना मंजूर है मुझे, लेकिन मैं इन सारे अधिकारियों के खिलाफ वापस एफआईआर करवा के और सारे अखबारों में छपवा के छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। जिस तरह से उदयपुर डेयरी की खबर प्रमुखता से उठाने के बाद तमाम जो सहकारिता कर्मचारी हैं, जो अपने सीनियर से या अपने सहकारिता में एक जो लॉबी काम करती है, एक सिंडिकेट जो काम करता है, उसके रवैये से परेशान जो लोग हैं वो निरंतर हमसे संपर्क कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला निम्बाड़ा से हमारे सामने आया है। चित्तौड़गढ़ सहकारिता बैंक का एक मामला हमारे सामने आया है। हमने अक्सर देखा है कि सरकार अगर किसी व्यक्ति को रिटायर्ड करती है या कोई व्यक्ति रिटायर्ड होता है, उसका मकसद ये होता है कि वो अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करे। पर बिल्कुल उलट उसके हुआ है कि एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद 23 माह तक घर से दर बदर भटकने पर मजबूर हुआ है। ये पूरी कहानी क्या है, पारसमल जी जैन साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पारसमल जी भाई साहब। हाँ साहब। सब पहला तो ये बताओ पूरी कहानी कही है। यो है साहब का 1980 में चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक मैंने व्यवस्थापक के पद पे लगायो तो वटा केड़े 2016 में रिटायरमेंट भी हो मारो। वहीं के एक दिन पहला मैंने खबर दी थी कल था को रिटायरमेंट है। एक दिन पहला खबर दी थी कल था को रिटायरमेंट है। सुबह पहले जैन मैंने कहा आपका चार्ज दूसरे को दे दो। अच्छा, नियम कही है? बाकी नियम तो है साहब, मतलब रिटायरमेंट के 30 दिन पहला सूचना मिला, नोटिस देना पड़े एक आपका रिटायरमेंट है, इसलिए आप अपना सम्मत रिकॉर्ड बैंक में काम करे तो कम कम रिकॉर्ड तैयार कर तो समय देवे कि नहीं देवे? वो टाइम नहीं दो साहब, एक दिन पहला दिन चार्ज ले दो मार। ठीक है।
पचे कई वो 57 मतलब 60 दिन को रिकॉर्ड मार पाओ અને 60 दिन को रिकॉर्ड मारपो नहीं लीधो वही पहले ऑडिट कर लीधो ऑडिट कर 57 लाख रुपया को अंतर आयो वही में बच्चे वहाँ पुलिस केस कर दो मार पे અને विभागीय जांच भी शुरू कर दी पुलिस केस भी कर दो। अच्छा 57 लाख आप रे अंतिम 60 दिन रो जो रिकॉर्ड हो हाँ वो आप रे पास नहीं लीधो मार को कंप्लीट भी नहीं वेगा अचानक चूक तो किस तरह कंप्लीट करे कोई? हाँ कंप्लीट भी नहीं हुआ साहब। कोऑपरेटिव में तो खाद किन्ने उधार देना पड़े किन्ने कहीं देना पड़े तो वो रिकॉर्ड भी अनकम्प्लीट हो अनकम्प्लीट रिकॉर्ड ले दो मार फोन बस ऑडिट करे दो ऑडिट करे मारे पे 67 लाख रुपया को आरोप लगा दो 67 लाख रुपया गबन है तुम्हारे। अच्छा जिस धारा 57 के अंतर्गत विभागीय जांच भी शुरू कर दी पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करे दी। तो वन्य बात ये था 23 महीना तक अटी वटी रिश्तेदार रे वटी थाने जानकार रे वटी रिया जो कोई कहानी है ये कही है मैटर यो है सा बड़ा मतलब पुलिस केस करे दो जणी बात पुलिस मारे घरे रोज दिन 6 बजे सुबह भी 6 बजे पुलिस वाला जाता 8-8 10-10 पुलिस वाला पारस मल जी का गिरफ्तार करना उनको जो वनी गिरफ्तारी नु वचवारे वास्ते आप वटी वटी रिश्तेदार रे बेटा बटने रियो मुख तो वनी में कितनी पीड़ा भी थाने घणी पीड़ा भी सा 18 महीना तक 23 महीना तक बांधे रहनो पीड़ा है जे सब परिवार ने छोड़ी अटने वटने रहनो तो पीड़ा तो वही जे घर में ही बिल्कुल यूं अशांति रा माहौल वही गया घर में अशांति वही गया सब छोरा छोरी सब अशांत वही गया साहब। तो अबे कई चाल रहे वनी में अबे भी कई नहीं हुई हाल तक वेतन भी बाकी चाल रहे हमारे वेतन भी सब मतलब 8-9 साल को वेतन बाकी है और सब पेंशन का सब परिलाभ मिले भी सब कहीं नहीं देता मैंने सब बाकी यूं ही थाने फ्री कर दी था यूं फ्री कर दा मैंने जाओ बस न वही एक डांड टाइम अगर पे कही देता 1 महीना पहले एकला देता 60 दिन की पूरी रिपोर्ट था वही लेता तो ये सब माथापुड़ी बेती नहीं या माथापुड़ी बेती कौन रिकॉर्ड सब कंप्लीट कर देते हो कंप्लीट दे देते हो माथापुड़ी बेती कौन साहब। तो पारस मल जी जो आप इनके बिल्कुल शरीर के हाव भाव से भी देख सकते हैं कि किस तरह की पीड़ा में ये व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से निष्ठा से अपना कार्य करता है अपने परिवार का भरण पोषण करता है और उसके बाद इस तरह का इंजाम उसके ऊपर लगाया जाता है। जिस समुदाय से आते हैं अक्सर कहा जाता है कि व्यापारी समुदाय इनका होता है और इनकी साख पर पूरा बाजार यकीन करता है जैन समुदाय की साख पर। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरह का इंजाम लगना काफ़ी चिंता का विषय है। इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इनके ज्येष्ठ पुत्र से हम बात करते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। तो पारसमल जी के बड़े पुत्र राजेश जी हमारे साथ हैं। और राजेश जी ये गई है ये टी शर्ट पे लिखी रही आप देखो नहीं सरकार में अपने ही कार्यकर्ता को छला जा रहा है। बिल्कुल साहब यही हो रहा है मेरे साथ। अरे पिताजी लड़ तकरीफ कार्यकर्ता कौन छला रहे समझ में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ साहब। मैं कांग्रेस राज में भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री था निम्बाड़ा पश्चिम मंडल का। अच्छा और ये जो इनका मैटर हुआ साहब ये इसीलिए हुआ कि 27 जुलाई को मुझे मंडल का महामंत्री की जिम्मेदारी मिली भारतीय जनता पार्टी में और 29 तारीख को इनके विभाग के एक अधिकारी का मेरे पास फोन आया है कि तेरे पास ये जिम्मेदारी आई है बीजेपी की और अब तेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और 4 तारीख को मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर जारी हो गए और 14 अगस्त 2020 के दिन मेरे पिताजी के खिलाफ 67 लाख रुपए के गबन का मुकदमा सदर थाना निम्बाड़ा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सत्ताधारी नेताओं के दबाव में दर्ज कर लिया गया। अरे एक सेकंड आपके पिताजी ने बताया कि 2016 में रिटायर्ड हुआ। हाँ और आप कह रहे हो मुकदमे कभी हुआ 2020 में। यो कोऑपरेटिव है साहब इसमें ऐसा नहीं हुए अना के मर्जी वे कसान वेजावे अना की मर्जी वे तो कर ले ही। मतलब कोई आदमी ने चोरी रो ऐसा 6 साल बाद हुआ साहब ये रामलाल ने श्यामलाल बती दे मैंने श्यामलाल माननो है नहीं मानो था खिलाफ एफआईआर कर देगा। अरे तो पछे तो मनी आदमी में भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जन्ने थाना पिताजी जन्ने पूरो खातो सुपर्द की दो साहब 6 साल तक खबर नहीं पड़ी। आपने मेवाड़ी में कहावत हुनी वेगा मारे जिन्हें माजो मारे माज्या ने गुण मारे तो कलम तो बना पाए तो मारे जिन्हें तो भी मारे आप ही किने मारा आप कशी कलम अपन तो बाजार में मोल लेनी पड़े। ये क्या बात हुई कि मतलब अगर आपके पास कोई किसी पार्टी के आप कार्यकर्ता हो हाँ। आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका बदला आपके पिताजी से ली। साहब सुनो ना एफआईआर दर्ज कराने के बाद में जब मैं अधिकारियों के पास गया मैंने कहा साहब कोऑपरेटिव के नियमों के अनुसार उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ जो है इस अधिकारी को किसी भी कर्मचारी के खिलाफ समिति के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का या एफआईआर उठाने का दोनों ही आदेश देने का पावर कोऑपरेटिव के नियमों के अंतर्गत उसको नहीं दिया गया है। मतलब उसके पास शक्तियां है ही नहीं। लेकिन सत्ता के दबाव में उस आदमी ने आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करके और मेरे पिताजी के खिलाफ एफआईआर करवा दी। इसमें भी एक पेच फंसाया साहब उस अधिकारी ने जारी किया आदेश इनकी संपत्ति अटैच करने का
और बैंक के जो तात्कालिक एमडी और ईओ थे उन्होंने उस आदेश का दुरुपयोग करके उसमें अटैचमेंट बिफोर अवार्ड शब्द गायब करके एफआईआर शब्द लिखा और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कराई। जब मैंने उसकी आरटीए में कॉपी निकलवाई, कहा इसमें तो अटैचमेंट बिफोर अवार्ड था, आपने ये एफआईआर कैसे कराई? तो इन्होंने आनंद फानंद में बैक डेट में एक आदेश और जारी करा लिया। यानी आप सुनना, एक ही प्रकरण में एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक ही अधिकारी द्वारा एक ही दिन दो अलग अलग आशय का आदेश जारी करना। क्यों भाई, एक ही में लिख देता तू एफआईआर करवानी थी तो। अटैचमेंट बिफोर अवार्ड के साथ एफआईआर शब्द नहीं जुड़ता है क्या? कागज नीचे आधा खाली पड़ा था दादा, उसी पे लिख देता ना। लेकिन वो साजिशन था। क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बनने का, मंडल महामंत्री के बनने का भुगतान आपके पिताजी ने करा? बिल्कुल साहब, इनको मैंने करने नहीं दिया, इनको करना पड़ता। कांग्रेस वालों की ये नियत थी कि इनको अरेस्ट करवाना। बैंक के कुछ जो अधिकारी थे, जिस सिंडिकेट की आप बात कर रहे हो कोऑपरेटिव में, ये सिंडिकेट जो लगा हुआ है उसकी और कांग्रेस की, इन दोनों सिंडिकेट की मिलके और एक साजिश थी कि मेरे पिताजी को अरेस्ट करवाना। और इसमें साहब आपके चैनल पे मैं एक महत्वपूर्ण बात आज पहली बार खुलासा कर रहा हूं, इस सिंडिकेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मिले हुए थे और वो कार्यकर्ता था चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक का सिटिंग चेयरमैन लक्ष्मण सिंह जी खोर। और उनकी क्या व्यवस्था थी ये भी मैं आपके चैनल पे बताता हूं। मैंने मेरे दादाजी के नाम पे मेरी जो पहली कमाई थी, उस कमाई से एक वाटर कूलर का उद्घाटन मेरे दादा दादी की स्मृति में मेरे गांव के बस स्टैंड पे करवाया। उसका उद्घाटन करने के लिए मेरे लोकप्रिय नेता, मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक, सब कुछ मैं मानता हूं जिनको, श्री चंद जी कृपलानी आए। उसी दिन इन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति लसलावन में गोदाम का उद्घाटन भी रखा। वो दोनों उद्घाटन हुए और उद्घाटन के पश्चात जो खबर गई, खबरें ज्यादातर मैं भेजता हूं मीडिया में, तो मैंने खबर बना के और पत्रकार को भेज दी, साहब आज लसरावन में श्री चंद जी आए, लक्ष्मण सिंह जी आए, फला फला नेता आए और ये वाटर कूलर का उद्घाटन किया, स्कूल में साइकिल वितरण किया और ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम का उद्घाटन किया। सारी चीज मैंने न्यूज बना के भेज दी। आज आप भी एक न्यूज चैनल के मालिक हो, आप भी न्यूज चला रहे हो, क्या गांव देहात से कोई आदमी आपको खबर भेजता है, आप उसको उस आदमी के कहने पर लगाते हो या अपने विवेक से लगाते हो? अपने विवेक से आपके विवेक से। तो उस पत्रकार को उचित लगा कि यार वाटर कूलर का फोटो छापना है, तो उसने श्री चंद जी का वाटर कूलर का उद्घाटन करते हुए का फोटो छाप दिया। उस फोटो से इतनी घबराहट हुई चेयरमैन साहब को कि उन्होंने सुबह 7 बजे अध्यक्ष को मेरे पास भेज दिया, कल 400 लोगों का खाना था समिति में गोदाम उद्घाटन में, उस खर्चे का पैसा राजेश जैन से लो। ये क्या बात है? और ये घटना थी साहब 2015 के सितंबर की और 6 महीने बाद ही इनका रिटायरमेंट हुआ। तो उस खुन्नस को पाल के उस चेयरमैन ने अधिकतर समितियों में व्यवस्थापक के पुत्र लगे हुए हैं। मैं मेरे भाई को लगवाने के लिए गया तो चेयरमैन ने मेरे साथ एक मेरे पार्टी के मेरे गांव के नेता थे, तो वो मेरे को बाई फेस नहीं जानते कि मैं राजेश हूं। तो चेयरमैन साहब ने, जैसे अपन तीनों बैठे हैं वैसे हम तीनों बैठे थे, चेयरमैन साहब ने कहा साहब आप दोनों जने हैं, आए हैं, आपकी बात का मान रखेंगे, पारस जी के बच्चे मनीष को समिति में लगा देंगे, लेकिन उसमें एक शर्त है। तो हमने कहा क्या? तो पारस जी के एक बच्चा और है बड़ा जिसका नाम राजेश है, उसको बीजेपी में कोई जिम्मेदारी दे रखी है। उस समय मैं युवा मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष था, उस जिम्मेदारी से उसको हटाना पड़े और उसको पार्टी से बाहर करना पड़े तब इसको लगाएंगे। तो मैं हाथ जोड़ के कह के आ गया, मैंने कहा साहब हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, हम बढ़िया के बेटे हैं, नमक मिर्ची बेचेंगे और हमारा घर गुजारा चला लेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरी रग रग में बसी हुई है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूँ। कांग्रेस रग रग में बसी है, दाना नहीं हूं, दिल फाड़ने कमल उतारना देखो। ये विरोध है, ये विरोध है सहकारिता विभाग का, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है। आज मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि कांग्रेस वालों ने आपके साथ ये सब कुछ कर दिया, मान लिया आपके पार्टी के कौन, वो खोड़ साहब है, उन्होंने कर दिया। मुझे एक बात बताओ, पहले उस समय कांग्रेस शासन था, अब तो सहकारिता मंत्री भी आपके इलाके के, आपके श्री चंद जी जो आपके रग रग में बसते हैं, वो भी वहां पर सत्ता में। श्री चंद जी कृपलानी आज भी मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े कटे हैं। लेकिन स्थितियां ये हो गई है कि वर्तमान जो मंत्री जी हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से मैं श्रीचंद कृपलानी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। वो एक एक कार्यकर्ता को, निम्बाड़ा विधानसभा के कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने कोऑपरेटिव से जुड़े जो लोग हैं उनको परेशान कर रखा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि लोग श्रीचंद कृपलानी के खिलाफ हों ताकि ये आगे बढ़ सके और श्रीचंद कृपलानी को नीचा दिखाने की हरकतें ये कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं मैं मंत्री बना रहा हूं, श्रीचंद कृपलानी कभी मंत्री नहीं बन पाए। ये ऐसी इनकी घटिया सोच है। मतलब गौतम दत्त जमाना चाहते हैं मंत्री पद पर अपना हक। हाँ, यही बात है। वो चाहते हैं कि आज जीवन में ही रहूं, किसी दूसरे को मौका नहीं मिले। इसका भुगतान आम कार्यकर्ता करे, आना भाई बाबूजी लोग लेना देना बनी। साहब मेरी बात सुनो, जब उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो तो विधायक हैं, उनका क्या करेंगे? तो उनके लोगों को तो तोड़ेंगे।
भाई आप अगर कुर्सी पे बैठे हो, आपको गिराना है तो आपकी कुर्सी के पाए ही तो तोड़ने पड़ेंगे। साहब आपको उठा के क्यों फेंकूं? अकबर और महाराणा प्रताप में युद्ध की लड़ाई होगी तो पहला सैनिक ही शहीद होगा। बस, तो हम सैनिक हैं उनके, इसलिए हमको शहीद करने की कोशिश जारी है और हम मजबूती से लड़ रहे हैं। पर आपरे लारे तो अलग अलग लफड़ा चल रहा है। आपरे लारे तो केस ही 4 साल बाद 5 साल बाद तो दर्ज हुई। साहब इसमें एक और आश्चर्यजनक बात है, 2020 में तो एफआईआर मेरे पिताजी के खिलाफ हुई, 23 महीने में लड़ा, जिसमें से 19 महीने मैंने इनको मेरे यार दोस्तों रिश्तेदारों के घर पे रखा। सुबह 6 बजे मेरे घर पे पुलिस वाले आते थे, वो सारा दुख मैंने झेला। उसके बाद में एक आश्चर्यजनक बात बताऊं साहब आपको, 2023 में जब वो अपील करी इन्होंने, अपील के बाद में अप्रैल महीने में भारतीय जनता पार्टी के चित्तौड़गढ़ जिले के कार्यालय पे गौतम जी दत्त जो उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, मैं उनके साथ पश्चिम मंडल निम्बाला से महामंत्री हुआ करता था। वहां अध्यक्ष के चैम्बर में मीटिंग हुई जिसमें बैंक के अधिकारियों को कागज लेके बुलाया गया और अधिकारियों ने भी कागज दिखाए और मैंने भी कागज दिखाए। और कागज दिखाने के बाद में गौतम जी ने यह कहा कि आप अगर आपके जो पैसे हैं इनका ब्याज जोड़ रहे हो तो इनके पैसों का भी ब्याज जोड़ो। पहली बात तो ये रिकॉर्ड के अनुसार ये पैसे आपके निकल नहीं रहे, आप निकाल भी रहे हो, आपके पैसों का ब्याज जोड़ रहे हो तो इनका भी जोड़ो। मुझे पूछा आपका कितना हो रहा है, तो साहब जिस रेट से ये जोड़ रहे हैं उससे मैं जोड़ूं तो मेरे आज की तारीख में लगभग 85 लाख बन रहे हैं, इसमें से इनके जो काटने काट के बाकी के मुझे दिला दो। लेकिन वो अधिकारी उस समय तैयार नहीं हुए, तो मेरे को गौतम जी ने कहा सरकार आने दो, ब्याज सहित पैसा दिलाएंगे, आपको चिंता मत करो। मैं उनके इस आश्वासन पर लड़ता रहा, कानूनी लड़ाई भी मैं मेरे तरीके से लड़ता रहा। पुलिस में तो इन्होंने एफआईआर करवाई, उसमें मजबूरन सबूतों के अभाव में एफआईआर लगी। 67 लाख का मुकदमा था, 67 रुपए के सबूत पुलिस के सामने नहीं रख पाए। पारसमल जैन ने कहा गबन किया, हाथ वगैरह आरोप लगाया ना साहब, रिकॉर्ड बोल रहा है, कागज देखो आप, 67 लाख के मुकदमे में एफआईआर लगी। मैं करने ऊपर कह रही हूँ कि मेरा 66-67 लाख रुपए किसी ने ले लिया, हमारे पास कहीं लिखा पड़ी नहीं है, ना चेक है ना कहीं कुछ नहीं है साहब, सबूत के अभाव में एफआईआर लगी। रसीदा तो नहीं चाहेगी, इकट्ठा गबन हुआ ही नहीं ना, गबन होगा तो देंगे ना साहब। गबन का मतलब ये होता है कि मैं मयूर अलबेला के नाम पे 5,000 रुपए लिख दूं और मयूर अलबेला को नहीं दूं, ऐसा तो हुआ ही नहीं ना साहब। अब मयूर अलबेला ने विज्ञापन लगाया और उसके 5,000 रुपए दिए, वो गबन कैसे हो गया? तो बिल है मयूर अलबेला का, विज्ञापन का बिल है, विज्ञापन के 5,000 रुपए दिए, वो गबन है क्या? आप बताओ। इस तरह से गबन निकाला उन्होंने मेरे खिलाफ, मतलब निराधार बातों को जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत। यार ये भी जानो अलग ही लफड़ो यार, मतलब किसी एक कोऑपरेटिव में ऐसे ही लफड़े चलेंगे, कोऑपरेटिव में ऐसे ही लफड़े मिलेंगे आपको। आपके लिए तो डायलॉग अलग बनता है यार, हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहां दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी ऑलरेडी कम था। हाँ यही समस्या हो रही है। तुम्हें छला नहीं, तुम्हें तो तला है साहब। ये पानी कम था जिसको मंत्री बना दिया ना, समस्या यहां हो रही है। आपने सही कहा, मंत्री बनने के लिए मंत्री पद डिजर्व भी करना चाहिए आदमी। श्रीचंद जी पर्सनालिटी, उसकी बुद्धि, विवेक, सारी चीजें। अब है नहीं, अब आपकी निष्ठा है श्रीचंद जी के प्रति, वनारी निष्ठा कटे और ही गई। अरे साहब वो मैं मान रहा हूं, पर मैं आपको बताऊं, झालावाड़ है तो क्या हो गया साहब, वो भी तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ना। क्या गौतम जी के लिए वो आदरणीय नहीं है? क्या गौतम जी उनका स्वागत नहीं करते हैं? अरे भाई तुम उनका स्वागत करते हो, हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्यों परेशान कर रहे हो यार? अगर दम है तो उनसे करके दिखाओ, खुली बगावत उनकी करो, मत करो उनका स्वागत तो जानू। अभी गौतम जी ने इनके यहाँ पे कार्यक्रम कराया, श्रीचंद जी का नाम लिखा है। अरे श्रीचंद जी से इतनी नफरत है कि राजेश जैन को तल रखा है, मत लगाते श्रीचंद जी का नाम। विरोध करना तो ऐसे करो ना, हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्यों परेशान कर रहे हो? अंतो तो गतवा जो आपके पिताजी ने भुगतान करा, 23 माह का एक लंबा समय रिश्तेदारों घर पे काटना। रिश्तेदार आज की तारीख में कल्लू गई है, अरे कोई भी रिश्तेदार हंसी खुशी 5 दिन नहीं रखे करने, 23 माह का समय। साहब मैं उन रिश्तेदारों और उन मित्रों को भी दिल से, मैं और मेरा पूरा परिवार धन्यवाद देते हैं, और जीवन भर उनका एक कर्ज हम नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने मेरे उस मुश्किल समय में मेरे पिताजी को 19 महीने तक रखा और सहारा दिया। वो समय मैं जीवन भर नहीं भूल सकता साहब। उनका इतना बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर कि मैं मेरे चमड़े के जूते बना के भी उनको पहना दूं तो उनका एक कर्ज मैं नहीं उतार सकता। अब वो जो समय आपके परिवार ने निकाला, एक तो परिवार में अशांति का माहौल, दूसरा एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगना, आरोप लगा तो कहीं ना कहीं बाजार में सुख बुगाड़ तो होती है। हमेशा एक आदमी को चिंता रहती तो अपनी इज्जत की रहती, इज्जत दाव पे लग गई। इन सारी चीजों का भुगतान कैसे होगा? साहब मैंने सब चीजें तो हो साहब गई। मैं आपको बताऊं, जब मैंने मेरे पिताजी को घर से दूसरी जगह भेजा, उस समय मैंने इनको ये कह के भेजा कि आप अपने बेटे बेटियों पर विश्वास रखना। इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया लेकिन ये अखबार में नहीं छपवा पाए,
पर मैं आपको आज कह रहा हूं मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मरना मंजूर है मुझे, लेकिन मैं इन सारे अधिकारियों के खिलाफ वापस एफआईआर करवा के और सारे अखबारों में छपवा के छोड़ूंगा। और मैं भगवान के आशीर्वाद से, मेरे इष्ट देव के आशीर्वाद, भैरवनाथ के कृपा से मैंने सारे अखबारों में इनकी एफआईआर की खबर छपवाई साहब। स्थानीय अखबार अखबार मत करो, पहला भी एक अखबार साहब हो गया, तो मैंने छपाया। और फिर वापस क्या हुआ साहब, मंत्री बनने के बाद में जब मैं गौतम जी के पास गया, एक बार गया, इन्होंने कहा एमडी को हटाते हैं, एमडी का ट्रांसफर होने दो, उसके बाद में हम इसमें अपन कुछ करते हैं। एमडी का ट्रांसफर हो गया और वो जयदेव देवल नाम का जो अधिकारी था, अब उसकी हिस्ट्री बताऊं साहब, वो आपके यहाँ उदयपुर में एसीबी से ट्रेप था, एसीबी से ट्रेप था, एक हेमलता चावत नाम की अधिकारी थी, उसके लीव इनकेशमेंट जिसको अपन बोलते हैं समर्पित अवकाश, उसके पेमेंट को रुकवाने के मैटर में उसने उससे रिश्वत ली और उसमें ट्रेप, और आज भी आपके एसीबी कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। ऐसे ट्रेप अधिकारी को वापस उदयपुर में कांग्रेस राज में लगाया, उसी को कंटिन्यू हमारे चित्तौड़ में गौतम जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब सारे नेताओं ने कहा कि इन जयदेव देवल को यहां मत रखना, ये आगे चल के गले की फांस बनेगा, लेकिन उन्होंने रखा क्योंकि उनका कुछ स्वार्थ था। उनका स्वार्थ यह था कि बद्रीलाल जाट जो उनका प्रतिद्वंदी था, जो उनके सामने चुनाव लड़ा और डेयरी का चेयरमैन था, उसको येन केन प्रकार हटाना था, और हटाने के लिए गलत काम करने वाला अधिकारी चाहिए, और गलत काम करने वाला अधिकारी जयदेव देवल से बढ़िया उनको मिल नहीं रहा था। और पर एक द्वेषता इस हद तक कि अपन जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट अधिकारी है, अपने प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए उस भ्रष्ट से भी दोस्ती कर ले, उससे दोस्ती कर ली, और दोस्ती करने के बाद में जो इनकी इच्छा थी डेयरी में, वो डेयरी का मैटर बड़ा है, मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा, और येन केन प्रकारेण नियम कानून सारे ताक पे रख के तोड़ मरोड़ के उस बद्रीलाल जाट को इन्होंने हटवा भी दिया, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने शिकायत दी कि साहब ये जयदेव देवल ने मेरे साथ ऐसा किया और इसके खिलाफ कार्रवाई करो, तब जाके इनके हाथ पांव फूल गए। और अब इन्होंने क्या किया कि साहब मेरे खिलाफ जो मेरे पार्टी के लोग थे, मेरे मंडल अध्यक्ष जी या मेरे साथी जो भी थे, जिन्होंने भी इनको कहा, उनसे इस तरह से एक ने कहा यार आप ये इसका कुछ करो, फोन किया तो उसका फोन उठाना बंद कर दिया, फिर दूसरे ने कहा उसका भी फोन उठाना बंद कर दिया। इनके एक मंडल अध्यक्ष जी अभी रिसेंटली मिले मेरे को 2 दिन पहले, उन्होंने कहा यार मैंने मंत्री जी को कहा यार राजेश जी क्या मैटर है, अपने पार्टी के महामंत्री ने इनका मैटर निपटाओ, तो उनको कहा कि थारे की भी बाकी डोर हो, थारे के काम है नहीं, वो लेडा मन रहे थू अटे रहे, थारी विधानसभा को नहीं, थारे के काम है नहीं, मतलब विधानसभा को नहीं, मतलब कुल मिलाकर श्रीचंद कृपलानी टारगेट पे कि श्रीचंद कृपलानी के सिपाहियों को तोड़ो, कमजोर करो, ये उनकी नीयत चल रही है। उसके बाद मैंने फोन लगाया तो मेरे को कहा यार मैं कोई अधिकारी थोड़ी हूं क्या, ये तो आप अधिकारियों से बात करो, और अधिकारियों की लॉबी आपके खिलाफ है। अरे भाई करता धरता मंत्री आप हो और अधिकारी मेरे खिलाफ है, अधिकारी क्या कर लेंगे, मंत्री से आगे चल जाएंगे आप मानते हो, और कानून नियम से आगे चल जाएंगे। इच्छा शक्ति नहीं है, मतलब कुल मिला के वो कहा वो इस मैटर को निपटाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लाडले अधिकारियों की पोल नहीं खुल जाए यही। फिर मेरे भाई ने उनको फोन किया एक दिन कि साहब भाई साहब को, मेरा तो उठाना बंद कर दिया, तो मेरे भाई ने फोन किया, साहब आपको भाई साहब ने फोन किया था, मैं राजेश जी का भाई बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। साहब आपको भाई साहब ने फोन किया था, आपने कहा था मैं अधिकारी नहीं हूं, अधिकारियों से बात करो। अरे यार मुंह कहीं करूं यार, करनो जो था कर रिया हो, था अखबार में छपाओ, था व्हाट्सएप पे राजनीति का अखाड़ा चलाओ, थानी मर्जी में जो करो, पोस्टर लगाओ। ये पोस्टर लगाओ की बात बताऊं आपको, जयपुर में इनके जो 22 गोदाम सर्कल पे सहकारिता का सबसे बड़ा ऑफिस है, सहकार भवन, नेहरू सहकार भवन, उसके ठीक 121 कदम दूर, मैंने चल के मापे वहां पे 121 कदम दूर इनके खिलाफ एक पोस्टर लगा था, सुनो सुनो सीएम साहब सुनो, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और मंजू राजपाल। अब पोस्टर क्या मालूम किसने लगाया, अब इन्होंने पूरे चित्तौड़ जिले में साहब मेरा बवंडर फोड़ रखा है कि मैंने लगाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि उस पोस्टर से राजेश कुमार जैन का कोई लेना देना नहीं है, राजेश कुमार जैन ने वो पोस्टर नहीं लगवाए हैं, राजेश कुमार जैन ने टी शर्ट छपवाए हैं जो आज आपके स्टूडियो भी पहन के बैठा है, और राजेश कुमार जैन गाये बगाए निम्बाड़ा चित्तौड़ उदयपुर जयपुर इनको पहन के जाता है, क्योंकि राजेश कुमार जैन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। मेरे पिताजी के 8-8.5 साल का वेतन दबा के बैठे हैं, पीएफ इनको देने नहीं दे रहे, ग्रेजुटी इनकी मिलने नहीं दे रहे, पेंशन इनकी चालू नहीं होने दे रहे। अब आपके चैनल पे बताऊं, ग्रेजुटी का केस में लेबर कोर्ट से जीत गया, ग्रेजुटी अधिनियम 1972, साहब वो पैसे कोर्ट में जमा करा के जयपुर अपील कर दी। और मंत्री जी क्या कह रहे लोगों को, आपने जैसे मेरे लिए बोला, किसी ने बोला अरे थाने मालूम को नहीं, लेबर कोर्ट में तो पैसा देन जीत्यो। अब साहब वो राजस्थान सरकार के जिम्मेदार पद पे हैं, वो मंत्री हैं, ये बात कह के वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार फैल रहा है।
अरे तो कोर्ट में कोई पैसा देके काम करता तो है? मैं यही तो कह रहा हूं, वो यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार फैल रहा। लोगों को क्या मतलब ये बात लोगों को कह रहे हैं राजेश कुमार जैन या पारसमल जी पैसे देके जीत गए, इससे आप क्या संदेश दे रहे हो लोगों को कि आपकी सरकार? एक तरफ तो आप मीडिया में कहते हो हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो राजेश जी और पारस जी पैसे देके जीत गए, फिर आपकी जीरो टॉलरेंस नीति कहां गई? आपकी नीति पे आप खुद ही सवाल उठा रहे हो। कौन सी जीरो टॉलरेंस नीति है फिर आपकी? और कोर्ट में कोई पैसे देके जीत सकता है? और साहब एक जगह सरकारा वरकारा सब कटे रह जानी है। हमारी बात सुनो, भारत का न्यायालय सर्वोच्च है। तो मुंह वही करूं, कोर्ट में भी सवाल है ना का तो मुंह पैसे देने जीतो, लेबर कोर्ट बात है ना क्यों मुंह लेबर कोर्ट में पैसे देने जीतो। पुलिस एफआईआर लगी तो आरोप है ना को पैसा लेने लगी, कोर्ट ने स्वीकार की दी, लोक अदालत में डिस्पोज की दी, हाईकोर्ट रिकॉर्ड पे ली दी एफआईआर ने, जब कांग्रेस राज में ही सब जगह पैसे देता मैं हालांकि डिपार्टमेंट की कोर्ट उप रजिस्ट्रार न्यायालय भी में मुझे दियो। अरे कटे कटे पैसे देता यार, कट्टे कट्टे पैसे देता। अरे बोलूं पहले आप जिम्मेदार पद पे हो, थोड़ा तो हो तो पैसा आपका मुंडों में शब्द हो लगे। अब क्या मांगे? अब मेरी यही मांग है साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार और सहकारिता मंत्रालय से यही मांग करता हूं कि 2023 में सत्ता परिवर्तन से पहले मेरे पिताजी के खिलाफ जो भी नियम विरुद्ध कार्रवाइयां जयदेव देवल तात्कालिक डीआर चित्तौड़गढ़ और नानालाल चावला तात्कालिक एमडी चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक, इनके द्वारा अपनी मन मर्जी से जो भी कार्रवाइयां की गई है, जिसके शिकायती पत्र मैंने 5 या 6 बार मंत्री जी को और रजिस्ट्रार मैडम को डाक से प्रस्तुत किए हैं, ईमेल से भी भेजे हैं, उन प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लेके इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए जयपुर स्तर से कोई होशियार अधिकारी जो निष्पक्ष हो, जो इनसे न दबे, ऐसे अधिकारी को नियुक्त करके और मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत की बिंदुवार दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाए। उसके पश्चात मेरे पिताजी के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ जो भी हैं बकाया वो दिए जाए। कतरा के लमसम अमाउंट कतरोगे साहब? लमसम अमाउंट ब्याज सहित वो 2 करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं। ओ बाप रे बाप, मतलब पूरे परिवार ने जो भी हाँ, अपने सपने संजो रखे हैं वे हाल तक अधूरे ही से। हाँ, 2 करोड़ के लगभग वीडिया ब्याज सहित। अभी पैसा देवा में आना जो रही विभाग वाला ने अनिवार्य भी अटने तालम तोल और विभाग वाला यो भी वैसे के साहब, यो तो अनिवार्य तो जांच कराना चाहिए यहाँ भी कि भाई निष्पक्ष जांच कराई दो। और साहब एक बात है, मैं तो कह रहा हूं साहब, गबन के आरोप जो भी लगाए इन्होंने, आप भी इतना बड़ा चैनल लेके बैठे हो और आप भी दुनिया में घूमते हो, मेरे जैसे तो साबित करेंगे यार। मैं वो तो कर रहा हूं। और दूसरी बात, गबन साबित करे और वसूल करे। पर मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं साहब आपके चैनल के माध्यम से सारे कोऑपरेटिव के अधिकारियों से और मंत्री जी से भी, साहब पारसमल जी जैन ने नौकरी पहले की या गबन कर लिया? नौकरी की तब गबन किया होगा ना, तुम नौकरी की तनख्वाह तो दे दो, गबन तो तुम बाद में उठाना। 8 साल की तनख्वाह ही बाकी है, 8 साल की तनख्वाह बाकी रख रखी। जो हेड ऑफिस एमडी के सिग्नेचर के कारण रुकी हुई है, और एमडी के ऊपर मैंने 467, 468, 471, 472, 420, 409 और 120 बी भारतीय दंड संहिता जो पहले थी उसके तहत मैंने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, जो माननीय न्यायालय एसीजेएम निम्बाड़ा द्वितीय में विचाराधीन है। उस मुकदमे में मुझे एफआर मतलब पारसमल जैन को ले जाके एफआर स्वीकार करवानी, जो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत तात्कालिक मंत्री के दबाव से एफआर पेश करवाई थी। अबे और कैसा मंत्री जी आई है? अबे उदयलाल जी आंजना, उनके प्रेशर से सदर थाने में जो मैंने मुकदमा दर्ज करवाया न्यायालय के आदेश से, उसमें इन्होंने एफआर पेश करवाई। एफआर कैसे पेश करवाई? मैं कागज लेके गया पुलिस के पास के साथ ये दस्तावेज मेरे जांच पत्रावली शामिल करने, तो जो आईओ था तात्कालिक, उसकी जो टॉकिंग ऑफ वे थी, उसने जिस तरह से मेरे से बात करी, मुझे लग गया कि ये मेरे कागज शामिल नहीं करेगा जांच में। मैंने बाहर आके साहब डाक से एक और लिफाफा बना के डाल दिया। वो लिफाफा मेरे पास रिटर्न आ गया, उस पर लिखा हुआ है प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार किया। ठीक है, और मेरे कागज लेने से इनकार करके और दूसरे दिन उसने एफआर पेश कर दी। वो एफआर मैं रोज शाम को फोन पे देखता हूं, मैंने देख लिया, पता चल गया। दूसरे दिन जाके उसकी सत्यापित प्रतिलिपि निकलवा ली और उसके आधार पर मैंने एप्लीकेशन बना के, और अवलोकन की जो तारीख थी उस दिन मैं जाके खड़ा हो गया साहब कि ये एफआर स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैंने जो एफआईआर में तथ्य उठाए उनकी भी जांच नहीं हुई है, मैंने बयान में जो तथ्य उठाए उसकी भी जांच नहीं हुई है, और मैंने जो डाक से कागज भेजे साहब व्यक्तिगत देख के आया वो तो शामिल नहीं किए जो नहीं किए, लेकिन ये डाक लेने से भी इनकार किया। वो डाक भी साथ में लगा के न्यायालय में श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अब वो मामला वहां विचाराधीन है। अब ये अधिकारी जो इतना खेल खेल रहे हैं, पर मने एक बात समझ में नहीं आई यार, मैं सब कुछ थानी बात मान गया,
कि था अतरा रुपया भी मांग रहा हो, थाने एक नेता के प्रति निष्ठा की वजह से था सब भुगतान भी कर रहा हो, सारी चीज मान ली थी। एक मंत्री जी जो है वे सब द्वेषता पूर्वक सब काम कर रहा है, सारी चीज एकदम, पर थाने सब पंगो यार, उदयलाल जी भी पंगो है, थाने दक्ष साहब भी पंगो। साहब देखो एक बात बताऊं, जो आदमी स्वाभिमानी होता है ना, वो किसी के दबाव में कभी झुकता नहीं है। और दूसरी बात साहब, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं और मैं लोगों को भी कहता हूं, अगर किसी आदमी की उसकी खुद की पार्टी के नेता से ही नहीं बन रही है, उसके दो ही कारण हो सकते हैं साहब। या तो नेता ने जो दबाव लगाया उस दबाव में वो दबा नहीं, या फिर नेता ने जो कीमत लगाई उस कीमत में वो बिका नहीं। और साहब याद आया, कुछ रोज पहले मैंने मेरे पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी को, संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी को फोन किया। मैंने कहा साहब यार, आपने मुझे कहा था उदयलाल जी के साथ भी मैं चलने के लिए तैयार हूं, जब आप कुछ नहीं थे, अब तो आप पार्टी के जिम्मेदार पद पे हो, तो आप मेरे साथ चलो गौतम जी के पास। यार चल के क्या करे, वो तो कह रहे हैं 5-4 लाख रुपए ले हो तो ले लो और निपटा दो मैटर को। मैंने कहा साहब मेरी कीमत 5 लाख रुपए लगा रहे हैं आप और आपके मंत्री जी, आप गलतफहमी में साहब। राजेश कुमार जैन पैसों पे नहीं बिकता है, महाराणा प्रताप की जमीन पे निवास करता है, भूखा मर जाएगा लेकिन पैसे नहीं लेगा। जो नियम कानून से मेरे 5 लाख निकले तो 5 दे दो, और 5 रुपए निकले तो 5 रुपए दे दो, और आपके 5 लाख निकले तो मैं देने के लिए तैयार हूं। अब दस्तावेजों के आधार पर साबित तो करो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये कह रहा हूं, किसी अधिकारी को बिठाए, जो सबसे होशियार अधिकारी गौतम जी ने 2 साल के अपने कार्यकाल में पूरे राजस्थान में ढूंढा हो कि फला अधिकारी सबसे होशियार है। जोधपुर हाईकोर्ट में इनके विभाग के वकील हैं, जयपुर हाईकोर्ट में इनके विभाग के वकील हैं, उन वकीलों में से अच्छे वकील को लियावे, और 2-4 मीडिया कर्मी, मयूर अलबेला या और जो भी हो, मीडिया कर्मियों के सामने किसी जगह तय कर ले। अकेले में नहीं बैठूंगा साहब, मीडिया कर्मियों के सामने बैठा है, और फिर मैं आ जाऊंगा मेरे कागज लेके, और बैंक वालों को बुला ले, बैंक वालों को कागज लेके, और मंत्री जी खुद बैठ जाए, और जिस तरह से अभी वीडियो चल रहा है वैसी वीडियो चलती रहे, और वो अधिकारी उनके कागज दिखा दे, मैं मेरे कागज दिखा दूं, लाइव बेस जो होती है लाइव बेस हो जाए, आप लोग भी देख लो कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि होता है क्या था, बड़े कमरों में बिठा के मत्स्य न्याय होता है। मत्स्य न्याय का मतलब बताऊं आपको, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है। तो पारसमल जैन तो सबसे छोटी मछली है, क्योंकि वो तो ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक है, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर, फिर उसके ऊपर एमडी सीसीबी, फिर उसके ऊपर स्पेशल ऑडिटर, फिर उसके ऊपर उप रजिस्ट्रार, फिर उसके ऊपर अतिरिक्त रजिस्ट्रार, फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रार, फिर उसके ऊपर मंत्री। ये तो सब बड़ी बड़ी मछलियां। तो मत्स्य न्याय का मतलब ये तो सारी बड़ी मछलियां मिलके, और कमरे के अंदर तो पारसमल जैन को निकल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे कैमरे के सामने एक कानूनविद को बुला लो, एक अच्छे अधिकारी को बुला लो, मैं मेरे कागज लेके आ जाऊंगा, बैंक के अधिकारी उनके कागज लेके आ जाएंगे। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कानून आप हिसाब से थोड़ा ना चले यार भाई साहब, तुम्हें तो कानून मेरे हिसाब से थोड़ी चलना, मैं कानून के हिसाब से चलने को तैयार हूं ना। ताकि हो कि कल कोर्ट की हियरिंग है, सब वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट की, ये कोई कोर्ट की हियरिंग थोड़ी है। मंत्री जी कहीं फ्री है राजेश जी है? मंत्री जी तो फिर अधिकारियों के लिए फ्री है। मैं वही तो कह रहा हूं, मत्स्य न्याय करते हैं इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। बाकी मत्स्य न्याय होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाएगी, और बाहर आके आप जैसे पूछेंगे मंत्री जी इस मैटर में आप अंदर थे क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ साहब। मैं आपको कहना चाहूंगा, पारसमल जैन की जो शिकायत थी वो झूठी थी। नो कमेंट नो कमेंट नो कमेंट कहकर चल पड़ेंगे, है यही होता है ना। जब जवाब नहीं देना होता, नो कमेंट, गाड़ी निकाल और रहो ना। अब आप क्या करोगे, पीछे पीछे जाओगे? अरे जो मैं तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस तरह से हो तो मजा आए। चलिए, तो ये थे राजेश जी जिनकी पीड़ा आपने सुनी, ये थे पारसमल जी जिनका दर्द आपने इनके बिल्कुल चैनल पे हमारे सामने इन्होंने बयां करा कि किस तरह की पीड़ा से ये गुजरे हैं और किस तरह का दर्द एक परिवार ने झेला है। एक कार्यकर्ता जो अपने नेता को अपना आदर्श मानता है, अपने नेता को अपना सब कुछ मानता है, अपने नेता के लिए जीता है, और उस तरह का कृत्य अगर दूसरे नेताजी, उसी पार्टी के दूसरे नेताजी, अगर दोनों नेताओं के आपस के संबंध मधुर में नहीं हो और उसका भुगतान अगर कार्यकर्ता करने लगे तो वे पार्टी भी ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रहे। ये बात ध्यान रखियो। आपने भी कभी 2 सीट आई ही, और अब आप हिंदुस्तान की सब मोटी पार्टी हो, तो कार्यकर्ताओं हमारे दम से ना पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं के बूते पर आप विश्व की नंबर 1 पार्टी कहलाते हैं, तो उस कार्यकर्ताओं का सम्मान भी यहाँ पर होना चाहिए। अब 2 बड़े लोगों की लड़ाई में जिस तरह से आम व्यक्ति यहाँ पर पिस रहा है, ये काफी सोचनीय विषय है। और एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन नौकरी कर अपना पूरा जीवन व्यतीत करा है, वो व्यक्ति आज भी अपनी एक मोटी राशि जो है, जो लगभग 2 करोड़ रुपए के करीब है, वो राशि आज भी
चित्तौड़ सहकारिता संघ से मांग रहा है, ये काफी चिंता का विषय है। एक परिवार जो काफी सपने संजो कर रखता है कि हमारे पिताजी जब रिटायर्ड होंगे तब हम ये करेंगे। एक पिता अपने बच्चों की शादी कराना चाहता है, उन्हीं पैसों से अपने एक छोटा सा आशियाना बनाना चाहता है, अपने पोते पोतियों के लिए कुछ करना चाहता है, अपने दोते दोतियों के लिए कुछ करना चाहता है। वरना पया दो, अरे नवरी बातें नहीं करनी है। अगर आपके पास दस्तावेज है तो उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए और इनके दस्तावेजों की शीघ्र जांच की जाए ताकि इस व्यक्ति को यहाँ पर न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।